जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे पापा ने वो प्रोजेक्ट बेसमेंट में शुरू किया था जिसके बारे में वो बात करते थे। उन्होंने कभी बताया नहीं था कि वो प्रोजेक्ट आखिर था क्या, बस इतना ही कि वो बिजनेस के लिए था और नीचे जो भी होता था वो गुप्त रहता था। वो सबके लिए गुप्त था सिवाय उनके। उन्होंने तो बेसमेंट को साउंड प्रूफ भी करवा दिया था। उन्होंने कहा कि जो काम वो कर रहे थे उसे सीक्रेट रहना जरूरी था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा उसके बारे में। मेरे स्कूल के लड़के बहुत ही किंकी और विचित्र अश्लीलता में इंटरेस्ट रखते थे। वीडियोस जैसी कि दो लड़कियां और एक कुक, घटिया पॉर्न साइट्स पर टाइम बिताना और ये सब बकवास ढूंढना कोई असामान्य बात नहीं थी। मैंने कभी भी बहुत ज्यादा टाइम इंटरनेट पे बिताया भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा मैं NBA हाइलाइट्स देख लेता था, पर और कुछ खास नहीं। सोशल मीडिया साइट्स पे कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया और जो वाहियात चीजें मेरे दोस्त देखते थे उसमें तो कभी भी नहीं। एक दिन हम लोग लंच टेबल पर बैठे थे। मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि पोर्नोग्राफी में लेटेस्ट क्या चल रहा है। एज यूजुअल मैं बाहर देखने लगा जब उन लोगों ने ये बातें शुरू की। फिर एक दोस्त केविन ने डिस्कस करना शुरू किया डार्क वेब के बारे में, और जब उसने मेंशन किया तो सब किंकी चीजों में कंपैरिजन शुरू हो गया। हिटमैन वेबसाइट्स, एनिमल टॉर्चर, रियलिस्टिक डिपिशन और पॉसिबिलिटी ऑफ रेप। उसने ये भी बताया उसके पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी की भी लिंक्स है, पर उसने किसी पे भी क्लिक नहीं किया था। सच कहूँ तो जो मैंने सुना उससे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी बन गया कि ऐसी घटिया दुनिया भी है इंटरनेट पर। केविन ने हमें वीकेंड पे स्लीप ओवर के लिए इनवाइट किया। उसने कहा वो जिस बारे में बात कर रहा है वो हमें दिखाएगा। हम सबने स्टे ओवर के लिए हाँ कह दिया। जैसे ही उसने हमें डार्क वेब की तरफ नेविगेट किया, मैंने देखा कि वो सच बोल रहा था। उसने जो भी अश्लील चीजों के बारे में बताया था हमने उनके लिंक्स देखे। तभी उसने एक रैंडम लिंक देखा जिसकी वजह से उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। क्या कहते हो, क्या इसे देखा जाए? मैंने कुछ नहीं कहा और सारे लड़कों ने हाँ कहा। और फिर केविन ने उस लिंक पे क्लिक किया और स्क्रीन पे एक काउंटडाउन चल गया। अपेरेंटली हमने एक लाइव स्ट्रीमिंग वाले लिंक पे क्लिक कर दिया था। जब क्लॉक पे 0 आया तो हमें एक डार्क रूम दिखाई दी। पहले की 30 सेकंड्स में हमें सिर्फ हांफने की आवाज सुनाई दी। फिर एक छोटी लाइट आई, शायद फ्लैशलाइट की थी, और फिर एक आदमी दिखा जिसने एक अजीब सा मास्क पहना था, एक हैट, सूट और केप। उसकी आवाज इतनी डिस्टॉर्टेड थी कि किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। आप मुझे हॉमकिंस बुला सकते हैं। और आज तुम्हारे लिए एक खास शो है, एक मजबूर शिकार का जोड़ा। और फिर पूरी स्क्रीन चमक उठी। वहाँ एक लाल रंग का कमरा था, बहुत छोटा सा, बिखरा हुआ। पीछे की दीवार में दो औरतों को वॉल माउंटेड हाथकड़ियों से बंधा हुआ था। दोनों ने कुछ नहीं पहना हुआ था। एक औरत मोटी थी और दूसरी बहुत फिट। वो एक स्टीरियोटिपिकल जेल सा लग रहा था, जैसे हॉरर फिल्म्स में होता है वैसे। पर हमने रियलाइज किया कि ये कोई मूवी नहीं थी। हॉकिंस मोटी वाली औरत के पास पहुंचा। ओ, तुम एक बदसूरत गंदी औरत हो। तुम जैसी बदसूरत औरतों का कोई हक नहीं बनता कि तुम सुंदर औरतों के साथ जियो। फिर उसने दूसरी तरफ सुंदर औरत को देखा। क्या मैंने ठीक कहा? हाँ। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है, पर अभी हम बदसूरत औरत के साथ डील करेंगे। मैं और मेरे दोस्त थोड़ा बेचैन हो गए थे कि आगे क्या होने वाला है। बगीचे वाली कैंची। हॉकिंस चिल्लाया। किसी के हाथ स्क्रीन में दिखे और उन्होंने मास्क वाले आदमी को बगीचे वाली कैंची पकड़ा दी और वो धीरे धीरे उस औरत की तरफ रेंगता हुआ पहुंचा। मैं तुम पे तरस खाता। अगर तुम अच्छी दिखती मुझे शायद ये ना करना पड़ता। फिर एकदम से उसने कैंची ली और उस औरत के ब्रेस्ट को काटने लगा, और वो औरत बहुत जोर से चिल्ला रही थी। मैं और मेरे दोस्त चौंक कर हाफने लगे। एक दोस्त को तो उल्टी भी आ गई। हॉकिंस उस औरत के पैरों की तरफ गया और उन्हें भी काटने की कोशिश की, पर वो थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि उसके लिए एंकल्स बहुत मोटे थे। फिर हॉकिंस ने आराम से बोला, चेन सॉ। उसके अनसीन असिस्टेंट ने उसे चेनसॉ पकड़ाया और मेरा दिल बैठ गया। उसने धीरे से उसके पैर पर वो फेरा और उसकी एड़ियां काट दी, और वो औरत बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरी औरत भी रोने लगी और उसके आंसू भी बहने लगे। हॉकिंस के मास्क और कपड़े खून के साथ लटपट हो चुके थे। उस औरत के पैरों के बाद हॉकिंस ने उसका पेट काटा और उस औरत की आंतड़ियां बाहर आ गई। मेरा एक दोस्त ये देखते ही बेहोश हो गया। इसका खून बहने दो। और तुम, उसने दूसरी औरत की तरफ मुड़ते हुए कहा। कोड़े।
हंटर मिलते ही उसने उस औरत को जोर जोर से कौड़े मारे। उसी समय केविन ने देखा कि लाइव स्ट्रीम का एक मैसेज बॉक्स था और लोग बहुत ही घटिया मैसेजेस लिख रहे थे वहाँ। लोग लिख रहे थे कि उन्हें वो सब देख के कैसा लग रहा था। केविन ने भी अपना मैसेज लिखा, क्या बकवास है ये सब, पुलिस को ये सब जल्दी पता लगेगा। हॉकिंस ने अपनी पैंट अनजिप की और उस औरत की हथकड़ियां खोल दी, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता उसका असिस्टेंट बोल पड़ा। बॉस, ये मैसेज देखिए। हॉकिंस ने उस औरत को बहुत जोर से पेट में मारा और फिर कैमरा की तरफ आया। ओ, कठोर आदमी। हाँ केविन, पुलिस को बताओगे? हाँ। हम सब लोग बहुत डर गए जब उस मास्क वाले आदमी ने केविन का नाम लिया। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन है जो मुझे चाहिए। लगता है हम जल्दी मिलेंगे। एक बॉक्स दिखाई दिया जिसमें केविन का नाम लिखा था, घर का एड्रेस और स्कूल का नाम भी। केविन डर के मारे वही जम गया। अब अगर आप इजाजत दे तो मुझे कुछ काम पूरा करना है। अब केविन ने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया। सारे दोस्त चले गए थे, पर मैंने उसके साथ रुकने का डिसाइड किया। हालांकि मैं भी बहुत डरा हुआ था। फॉर्चुनेटली उस रात कुछ नहीं हुआ, पर केविन को बिल्कुल नींद नहीं आई। थोड़े हफ्ते बीत गए और हमने देखा जो हमारे साथ हुआ था वो बहुत बड़ी बात बन चुकी थी। एक फ्राइडे की शाम को मैं लोकल न्यूज़ देख रहा था और उसमें आ रहा था कि बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई थी हमारे घर के बहुत पास में ही। मैं बहुत डर गया था जब मैंने रिपोर्टर को उस जगह के बाहर खड़े हुए देखा जिसको मैं पहचानता था। वो केविन का घर था। केविन मिसिंग था और उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहनों की बलि चढ़ चुकी थी। हे भगवान, उन्होंने इसे पकड़ लिया, मैंने अपने आप से कहा। रात में मैं बाथरूम जाने के लिए उठा। जब मैं बाहर गया तो मेरे पापा सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। लग रहा था जैसे यार्ड का काम खत्म किया हो। उनके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। पापा, रात के 1 बज रहे हैं, आप क्या कर रहे थे? मैं एक टूटे हुए स्प्रिंकल को जोड़ रहा था। इस समय? क्यों नहीं, कोई लॉ कहता है कि मैं इस समय ये नहीं कर सकता। व्हाटएवर डैड, मैंने कहा। मैं बेड में चला गया और कुछ खास नहीं सोचा। अगली दोपहर मेरे पापा कुछ काम से बाहर गए थे। उस समय मैंने सोचा कि कुछ शरारत करता हूँ और जाके बेसमेंट देखता हूँ। पता नहीं मैंने क्यों उसी समय डिसाइड किया कि मुझे वो देखना चाहिए। वैसे मैं एज सच जिद्दी टाइप का नहीं हूँ, पर भाड़ में जाए, मैं देखना चाहता था कि आखिर बेसमेंट में ऐसा क्या है। मैं सीढ़ियों से नीचे गया और लाइट्स का स्विच ऑन किया। अभी तक बेसमेंट वैसा ही लग रहा था जैसे मैंने आखिरी बार देखा था। और फिर मैंने सीढ़ियों के पीछे देखा और कुछ ऐसा दिखाई पड़ा जो पहले तो बिल्कुल नहीं था। एक दरवाजा। मैंने दरवाजा खोला और वहां की लाइट अपने आप जल गई। जो मैंने वहां देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रूम में रेड पेंट किया था और वॉल से माउंट हुई हथकड़ियां थी। ये कमरा बिल्कुल वैसे लग रहा था जैसे मैंने कुछ हफ्ते पहले उस लाइव स्ट्रीम में देखा था। एक कोने में खून से लटपट पड़ी गार्डन वाली कैंची भी थी और चेन सॉ भी। दरवाजे के साथ वाली दीवार पे एक कंप्यूटर पड़ा था वेबकैम के साथ। उसके साथ में एक भयंकर सा दिखने वाला मास्क पड़ा था जिसको मैंने देखते ही पहचान लिया कि वो वही मास्क है जो हॉकिंस ने पहना था। मैंने सुना मेरे पापा चिल्ला रहे थे जब उन्होंने बेसमेंट का दरवाजा खुला देखा। वो मुझे गालियां देते हुए नीचे आए और अपने ट्रैक्स में रुक गए। उन्होंने मुझे सीक्रेट रूम की एंट्री पे मास्क के साथ खड़ा हुआ देखा। उनके एक्सप्रेशंस गुस्से से सीधा हैरान होते हुए चेंज हो गए। हम दोनों एक दूसरे को कुछ समय तक सिर्फ देखते रहे और फिर एकदम से जोर जोर से रोने लगे। मैं उनके मुंह और पेट पे लात मारता हुआ वहां से निकल आया और ऊपर जाकर पुलिस को फोन करने लगा। पुलिस आई। मेरे पापा फिर अरेस्ट हो गए थे। उन्होंने बेसमेंट को साउंड प्रूफ इसीलिए रखा था ताकि किसी के चिल्लाने की आवाज बाहर न जाए। और केविन और वो दोनों औरतें हमारे बैकयार्ड में दफनाए गए थे। उनकी बॉडीज एक दूसरे के ऊपर पड़ी थी। और अब समझ आया था मेरे पापा का लेट नाइट बैकयार्ड वाला काम। उन्होंने हॉकिंस नाम क्यों चुना डार्क वेब के लिए। अपेरेंटली पास के कब्रिस्तान में एक कार्ल हॉकिंस नाम का आदमी दफना था जिसका 1995 में मर्डर हुआ था। वो क्राइम 20 साल तक सॉल्व नहीं हुआ था। मेरे पापा ने उसका मर्डर भी कन्फेस किया और जब उस वारदात के डीएनए सैंपल्स की जांच हुई तो वो मैच हो गए। हॉकिंस नाम उन्होंने इसीलिए रखा क्योंकि वो उनका पहला मर्डर था और पहला मर्डर या कोई भी पहली चीज हमेशा हमें याद रहती है, ऐसा उनका मानना था। 5 साल हो गए हैं उनके अरेस्ट और सजा को। मैं उनसे आज तक एक बार भी मिलने नहीं गया। इवेंचुअली उन्हें डेथ पेनल्टी मिल जाएगी।
काश मैं कह पाता कि मुझे इस बात का दुख है। आफ्टर ऑल वो मेरे पापा है, पर मुझे नहीं है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जिस इंसान ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया वो एक राक्षस से भी बदतर था। मैं हमेशा सोचता था कि वो एक आसलून के पक्के रिस्पेक्टेड आदमी थे। ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं बस यही सोचता हूँ कि एक दिन कहीं मैं भी उनकी तरह भयानक राक्षस न बन जाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही डरावनी कहानी सुनने के लिए।